अगर कोई भी चीज़ तुम्हें बहुत मुश्किल लग रही हो लेकिन तुम फिर भी कन्विंस्ड हो कि तुम उसे कर लोगे, तो मेरे दोस्त, डेस्टिनी तुम्हें अपने पीछे बुला रही है। जय हिंद दोस्तों। मैं करूंगा आपकी मदद, आप करिए तैयारी। चलिए शुरू करते हैं। कैसे पढ़े हम ज्योग्राफी। दोस्तों, मैंने आज की वीडियो को अपने बोर्ड पर नहीं बनाया है, तो आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जो मेरी आवाज़ पसंद है उसी आवाज़ में हम आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी और अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये एक एवरग्रीन वीडियो है। इनफैक्ट आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहन के साथ, जूनियर्स के साथ, इनफैक्ट सीनियर्स के साथ भी, कि ज्योग्राफी को सही मायने में पढ़ें कैसे। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं आगे, तो आप क्या क्या मिस करेंगे, बस मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप मिस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम कैसे इंटरलिंक करें, एनालाइज करें, हमारे नोट से कैसे सवाल आ चुके हैं प्रीलिम्स और मेंस में, ये पता चलेगा। की फोकस एरियाज किस पे करें या ना करें। ज्योग्राफी का टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप 15, 50 और 90 दिन कैसे आप किसी भी सूरत में आप कर सकते हो प्रिपेयर। बुक लिस्ट क्या होगी प्रीलिम्स और मेंस की, और वीडियो सोर्सेज क्या होंगे इन केस अगर आपको फाइनेंशियल कमी है, नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, तो वीडियो सोर्स से पता चलेगा। इंटरलिंक कैसे करें सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स और मेंस के, GS1 GS3 के साथ। सिलेबस का वेटेज क्या है, कितने मार्क्स के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं पिछले 3-4 सालों में, और मेंस में कितने क्वेश्चन आए हैं। और फाइनली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बनता है कि आखिर भैया तैयारी कैसे करें प्रीलिम्स और मेंस की। दोस्तों, ये हमने एक टाइम टेबल बना रखा है कि एनसीईआरटी की कौन से बुक से आप फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ें। हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। और ये हमारे नोट्स हैं। आपको यकीन नहीं करोगे आप, लेकिन हमारे नोट्स से ऑलरेडी सवाल आए हुए हैं। जैसे प्रीलिम्स में ये सवाल आया था, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे, लेकिन उससे पहले आज ही करिए सिड भैया के चैनल को सब्सक्राइब। हम ऐसी रिसर्च वीडियो से लाते रहेंगे आपके तैयारी में पॉजिटिव वाइब। देखो कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, 90% लोगों ने नहीं किया है, सिर्फ 9.9% लोगों ने सब्सक्राइब किया। प्लीज आप भी सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी करवाइए। सोच के देखिए कि इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपसे मिस हो गई तो, है ना। शुरू करते हैं। ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट यूपीएससी में इसका ओवरलैप बड़ा ही ज्यादा है। मैं मानता हूं कि ये पॉलिटी से भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इकोनॉमी में इसका ओवरलैप है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों, इन्वायरमेंट प्रीलिम्स और मेंस दोनों, आईआर पॉलिटी में भी है, और GS2 के साथ साथ मैपिंग में भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। तो समझते हैं कैसे हम इसको कवर करेंगे। दोस्तों, वैसे तो ज्योग्राफी में 3 ही पार्ट होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और ये रहा इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन मैंने 2 पार्ट और ऐड किए हैं, क्लाइमेटोलॉजी और मैपिंग। वैसे तो क्लाइमेटोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी के हिस्से में आता है, लेकिन इसको हम अलग रखे हैं। तो पहला पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी आता है, सारे कंसेप्चुअल बेस्ड हैं। दूसरा हमारा ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये ओवरलैप करता है हमारे इकोनॉमी GS पेपर 3 के सब्जेक्ट से, मिनरल और एग्रीकल्चर से भी ओवरलैप करता है। कैसे, अभी हम आगे देखते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, ये जो आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हो ना, रिवर सिस्टम पढ़ते हो, ये पूरा माउंटेन, ग्लेशियर्स, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, फ्लोरा फौना ऑफ भारत, सब कुछ आएगा इसमें। क्लाइमेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि पिछले 3-4 सालों से क्लाइमेटोलॉजी पर काफी सवाल आ रहे हैं, मेंस में भी आ रहे हैं। साइक्लोन से, हीट से, विंड से, टेम्परेचर से, एयर मास से, वेदर से, एंड देन मैपिंग तो इंपॉर्टेंट है ही है। ये आपके कई सारे सब्जेक्ट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैपिंग, जो ज्योग्राफी का है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। यार देखिए, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ना, वो बहुत ही छोटा है, मतलब एक लाइन में बता के ख़त्म कर दिया। तो प्लीज़ मेरी तो सजेशन ये रहेगी कि भैया प्रीलिम्स का सिलेबस तो आप भूल ही जाओ। ज्योग्राफी का जो मेन सब्जेक्ट है वो मेंस का है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी की। हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर। ये पूरा का पूरा जो है वो आपकी इकोनॉमी से ओवरलैप करता है। आप खुद ही पढ़ कर देख लो, है ना, कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसे ऐसे सेक्टर के, इंडस्ट्री के, वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इकोनॉमी में भी आता है ना। और देखो, जियोफिजिकल फिनोमिना, अर्थक्वेक कैसे होते हैं, जो एक्ट ऑफ गॉड वाली चीज़ें हैं, वो जो हमारी मदर नेचर है। ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल पता चलता है ना, कि हमारी मदर नेचर आखिर चलती कैसे है, चीज़ें फॉर्म कैसे हो रही हैं। मतलब
सूरज ढलने के बाद क्या एक्टिविटी होती है, सूरज उगने के बाद क्या एक्टिविटी होती है, फॉरेस्ट का मामला कैसे है, कैसे रेन बनती है, किस तरीके से अर्थक्वेक डेवलप हो जाता है, अर्थक्वेक के बाद क्या क्या मिनरल रिसोर्सेज निकलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसको पढ़ने में अलग ही मज़ा आता है अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे जाने पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माइक्रो लिस्टिंग हमने कर रखी है। इस माइक्रो लिस्टिंग ज्योग्राफी की वैसे तो पूरे यूपीएससी सिलेबस की कर रखी है। आप जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे हमारे नोट्स भी मिल जाएंगे, वहाँ पर ये माइक्रो लिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। माइक्रो लिस्टिंग का फ़ायदा ये है कि जैसे फिजिकल ज्योग्राफी लिखा है, ऐसे में आपको कोई टॉपिक मिस नहीं होगा, और जैसे जैसे आप कवर करते जाओगे तो ये एक एक बॉक्स पे आप क्लिक करते जाओगे, टिक करते जाओगे, ताकि आप खुद ही अपना ट्रैक कर सकेंगे परफॉर्मेंस, और इस पूरे सिलेबस को आप कैसे ट्रैक कर सकोगे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया। अब हम लोग जीएस पेपर 3 का जो मेंस का सब्जेक्ट है ना, वो भी ज्योग्राफी से ओवरलैप करता है। आप कहोगे कैसे भैया? ये देखो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, ये सब आपके ह्यूमन ज्योग्राफी का हिस्सा है। अभी हम एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। ये जो पूरा सेक्टर है ना, यहाँ से शुरू होता है हमारा मेजर क्रॉपिंग से लेके, ठीक है, और आएगा यहाँ तक ऑलमोस्ट, ये पूरा हमारा एग्रीकल्चर, फूड और इकोलॉजी भी है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट ओवरलैप करता है हमारे ज्योग्राफी से। कैसे? अभी हम लोग इसको आगे भी चेक करेंगे। ठीक है, सो सिलेबस को देख के हमें आगे चलना होगा। अब हम लोग आते हैं इम्पॉर्टेंट, ये है प्रीलिम्स और मेंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर आओ, ये देखो, ये है 2024 का प्रीलिम्स का पेपर, जिसमें 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 14 इकोनॉमी से, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 14। मेरा ये मानना है ये जो 18 क्वेश्चन हैं, इससे प्लस इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी इसी का हिस्सा है। आप जब पढ़ोगे ना ज्योग्राफी तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी उसमें आ ही जाएगा। ठीक है, तो मोर देन 40% जो यूपीएससी प्रीलिम्स का है वो यार ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मतलब ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी से ही आ रहा है। अगर आप 2021 से 2023 भी देखोगे तो ज्योग्राफी का हिस्सा 2014 में से लेकर 2023 में 16 क्वेश्चन थे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में 12 थे। तो आप ये लगा लो कि 22 से मतलब 25% जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपके मदर नेचर से होकर आ रहा है। तो ये ज्योग्राफी में ओवरलैप करता है। अब अगर हम लोग मेंस में आते हैं, मेंस में साथियों 8 क्वेश्चंस आते हैं, 8 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में ज्योग्राफी यानी कि जीएस 1 से। ठीक है, अभी इस 8 क्वेश्चन में 4 होते हैं 10 मार्कर, और मतलब 10 मार्कर जो होते हैं 4 होते हैं, और जो हमारे 15 मार्कर होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन। कभी कभी ये होता है कि टोटल जो है वो 150 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ गया। आमूमन देखा गया है कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे जीएस पेपर 1 में। ट्रेंड अगर आप देख रहे हो तो ट्रेंड में आपको समझ में आ जाएगा कि पहले इंडियन सोसाइटी ज़्यादा आता था, उसके बाद ये येलो वाला ज्योग्राफी का क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन होता ही होता है। सो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जीएस पेपर 3 में भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों पता आपको, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं ना जो कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से आकर जुड़े हुए हैं, और वो काफ़ी कंप्लेन करते हैं। उनका यही कहना है कि भैया हमें कोई पर्सनल मेंटोर नहीं मिलता, क्लासेस टाइम पर नहीं चलती हैं, और अब तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद भी हो गई हैं, चाहे मुखर्जी नगर हो गया, करोल बाग हो गया। समझ में नहीं आता कि हम अपनी पढ़ाई कैसे करें। मतलब लाइव क्लासेस के बाद कोई डाउट सेशन होता ही नहीं है। 100 में से एक बच्चा पहुंच जाता है टीचर के पास तो जिसका डाउट क्लियर होता है। हर बार एक नया मेंटर मिलता है। हम क्या करें, मतलब गाइडेंस कहाँ से लें? सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, कैसे पढ़ें, चाहे वो ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, किस तरीके से हम तैयारी करें। मैं उनको बोलता हूँ घबराइए मत, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म को फिल करिए, मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम में आप ज्वाइन करिए। जो मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम है वो बहुत यूनिक है, वो मैंने नहीं बोला, खुद एस्पिरेंट्स ने बोला है और उनके पेरेंट्स ने भी बोला है। ये जो फ्लो चार्ट देख रहे हो, इसी फ्लो चार्ट में हम आपका मेंस के, प्रीलिम्स के गाइडेंस का प्रोग्राम रखेंगे। सबसे पहले मैं आपका लेवल देखूंगा बॉस कि आपका लेवल क्या है, कहाँ तक तैयारी कर रहे हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत लोग तो यहीं पर क्लियर हो जाते हैं मुझसे। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज करें, आपका टाइम टेबल हम बनाएंगे, 1-to-1 मीटिंग होगी। एक स्टूडेंट की कम्युनिटी आपको मिलेगी जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से वेस्ट बंगाल, अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आए हैं, और हमारी कम्युनिटी ऑनलाइन डिबेट सेशन होता है, आपके परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग होगी। ये सब कुछ जो है आप एनालाइज कर सकते हो, और मैं तो खड़ा रहता हूँ यार,
खड़े रह के सेशन लेता हूँ और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। और आप खुद ही सेशन में कभी अगर आप एनरोल करेंगे तो आप आइए। सो एनरोल करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिएगा, इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा। और फीस बहुत अफोर्डेबल है, 1 साल की फीस है, आप एनरोल ईजिली कर सकते हैं, जो कि आपके बजट है, पॉकेट फ्रेंडली भी है और काफ़ी ज़्यादा आपको वैल्यू इसमें प्रोवाइड मिलेगी। वो तो खैर आपको पता चल ही जाएगा, बच्चे ढेर सारे इसमें रहेंगे तो। चलिए, अब ज्योग्राफी को हम कवर कैसे करें, ये जो पांचों सेगमेंट है हम धीरे धीरे करके डिकोड करते हैं। नंबर 1, फिजिकल ज्योग्राफी को आप हमारे जो क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी है ना, बस वही उठा लो। लेकिन सबसे पहले जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो कहाँ से कवर करोगे आप? फिजिकल ज्योग्राफी को आप कवर करोगे क्लास 11th की एनसीईआरटी से, जिसको कहते हैं हम फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, मेजरली जो है वो आप यहाँ से जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंड रिफॉर्म्स एंड द एवोल्यूशंस, फिर सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक, ये सब कवर, क्योंकि इसमें बेसिकली ये पूरा जियोमॉर्फोलॉजी है। अगर मैं टिक कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला जो पूरा एरिया है वो आता है पूरा जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, और उसके बाद जो एरिया आता है एटमॉस्फेरिक, ये पूरा एरिया आ गया आपका हीट बैलेंस, ये ओशनोग्राफी है। ठीक है, ओशन से रिलेटेड। ये वाला जो है वो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हो, इसके साथ भी पढ़ सकते हो। बहरहाल पढ़ेंगे कैसे मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? तो इस बुक से आपको पढ़ना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे बात हो रही है हमारे, अरे भाई आगे आ जा, हाँ, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी जो हमारी क्लास 11th की बुक है उससे कवर हो सकता है। ये जो मैंने येलो येलो मार्क कर रखा है ना, ये येलो जो मार्क कर रखा है सॉइल, रिसेंट वाली जो एनसीईआरटी है उसमें सॉइल नहीं दे रखा है, वो हटा दिया इन लोगों ने। लेकिन जो पुरानी वाली एनसीईआरटी अगर आप देखोगे मिलेगी तो वहाँ पे सॉइल चैप्टर है। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो सॉइल यहाँ मेंशन, सॉइल्स इन इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, सॉइल टेक्सचर, सॉइल कंजर्वेशन, ये सवाल आ चुके हैं मतलब इस पे। तो हम लोग सॉइल पढ़ना थोड़ा सा रेलेवेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, सो बेसिकली आपको ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारे रिवर सिस्टम भी है ना वो भी यहीं से पूछा जाता है। नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा फना, मतलब कि फॉरेस्ट, कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं, हार्वेस्टिंग कितने टाइप की है, रेन कैसी है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। ये जो हमारा पार्ट है यूनिट 6 का, ये है हमारा डीएम का, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर। ठीक है, सो इसको आप अलग यूनिट में ही पढ़ोगे और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, मतलब हैजार्ड डिजास्टर से रिलेटेड हम एक साथ चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, कवर हो गया इंडियन ज्योग्राफी। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली मत पढ़ना मतलब कि ये इकोनॉमी हैवी लोडेड है, या तो इकोनॉमी पढ़ लो नहीं तो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लो। इकोनॉमी में भी ये सारी की सारी चीज़ें आपकी दी हुई हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास वक्त बचा हुआ है तो पढ़ लेना आप ह्यूमन ज्योग्राफी। अदरवाइज अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप यहाँ से नोट्स मत बनाना एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि ये हैवी लोडेड है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आप इकोनॉमी से बेहतर पढ़ सकते हैं क्योंकि इकोनॉमी में ये चीज़ें अपडेटेड हैं। इनफैक्ट जो मृणाल सर की जो उनकी जो बुक है पिलर्स हैं, पिलर नंबर 6 में आप इससे रेफ़र कर सकते हो। जो विवेक सर की बुक है आप उससे रेफ़र कर सकते हो, अपडेटेड रहती है उनकी। ठीक है, सो ये फैक्चुअली भी है, तो आप इसको इकोनॉमी से पढ़ो, ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज टाइम है तो आप इससे पढ़ सकते हो। और हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। आगे अब पता चलेगा आपको कि ये बुक हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये है हमारी ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये जीएस पेपर 3 से ओवरलैप करती है, जीएस पेपर 1 से ओवरलैप करती है। क्यों भैया? क्योंकि इसमें जिक्र हो रहा है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर का, वाटर के रिसोर्सेज का। आखिर पानी आता कहाँ से है, पानी होता क्या है, कहाँ कहाँ हार्वेस्टिंग होती है, किस टाइप के मूवमेंट्स होती है, स्कीम्स क्या क्या डेवलप की गई हैं, मिनरल्स क्या क्या मिलते हैं, अगर फॉरेस्ट एरिया है, कोई एनर्जी है तो किस तरीके के मिनरल्स मिलते हैं, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सब कुछ आपको इस इकोनॉमी, इस क्लास 12th की इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी किताब से मिल जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस और भी अदर सब्जेक्ट काफ़ी ओवरलैप करते हैं इसमें। ठीक है, देखिए इसमें पोर्ट और इकोनॉमी, देखिए
पोर्ट से रिलेटेड सवाल भी आया है। मैंने बताया था ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया येलो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट ऑफ इकोनॉमी, ये नए वाले एनसीईआरटी में हटा दिए हैं, लेकिन मैं पुराने से लगाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो पोर्ट से रिलेटेड सवाल आया हुआ है इकोनॉमी की ही बुक, ज्योग्राफी की ही बुक से। ये देखो, करमजार पोर्ट, मुंड्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट से इसमें से कौन से पोर्ट कितने पेयर सही हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कवर कर लोगे आप, वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी से बेटा क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ये क्वेश्चन पिछले इसी साल के हैं। तो जैसे इसने पूछा है कि जब ज्वालामुखी फटती है तो क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं, ये आया है हमारे क्लास 11th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर 3 है इंटीरियर ऑफ अर्थ। यहीं से आया है ये पूरा कंटेंट, ठीक है। क्रस्ट है, मेंटल है, डिटेल आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। सेम क्वेश्चन आ गया हमारा कि जो आइसोथर्मल मैप्स होते हैं वो क्लास 11th के चैप्टर 9 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस, टेम्परेचर, इससे ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। क्लास 11th की चैप्टर 9 कौन सा मैं कह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? क्लास 11th की चैप्टर 9, ये देखिए, फिजिकल इंडिया एनवायरनमेंट, और एक तो ये है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर 9 है ना, ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, यहां से आया है, ठीक है। अब कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ये कई दफ़ा पूछा गया है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। क्लास 11th के चैप्टर 10 में भी, उसी में से उसके अगले वाले चैप्टर में आया है, सर्कुलेशन एंड वेदर चैप्टर। सो इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनसीईआरटी को हम पढ़ें कैसे? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि आप जो पढ़ो, बच्चे कहते हैं कि मैं 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ूंगा, तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 आते आते क्लास 6 का भूल जाएंगे, 9th का आते आते हम लगभग 7th का भूल जाएंगे। तो आखिर पढ़ें कैसे? दोस्तों, एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए बड़ा ही इनोवेटिव तरीका मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़िए, आप क्लास वाइज मत पढ़िए, ठीक है। आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज। जब आप नोट्स बनाने जाएंगे तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो नेचुरल वेजिटेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक टॉपिक आ गया, तो आप ये देखिए कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो आपके एनसीईआरटी में किस किस बुक में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देख लिया, ये है नेचुरल वेजिटेशन, ये देखो, ये द हैबिटेट आवर अर्थ, ये क्लास 6 के ज्योग्राफी में सेम टॉपिक दिया हुआ है, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सेम क्लास 7th के एनसीईआरटी में जो ज्योग्राफी की आवर एनवायरनमेंट, उसमें दिया हुआ है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इन दोनों को आप एक साथ बैठ के पढ़ो ना। फिर आप ऐसा क्यों करोगे कि क्लास 7 का पढ़ लेंगे और 8 का पढ़ लेंगे या 6 का पढ़ लेंगे साथ में? नहीं, टॉपिक वाइज उठा लो और देखो, पढ़ो, खत्म करो, ठीक है। सिर्फ यही नहीं है, ये देखो, नेचुरल वेजिटेशन आपको क्लास 11th की बुक में भी मिलेगा। यूनिट 3 में सेम चीज़ है कि यूनिट 3 में आपको पता चल रहा है कि भाई क्लाइमेट के टाइप्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट के टाइप्स क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, डिटेल में और बताया हुआ है। तो आप यहाँ से पढ़ो, एक टॉपिक यहाँ से सेलेक्ट करो कि भैया मुझे एक टॉपिक यहाँ से उठाना है, मान लीजिए कि नेचुरल वेजिटेशन। अब मैं थोड़ा सा देखूंगा कि एनसीईआरटी में किस किस क्लास के एनसीईआरटी में ये टॉपिक कवर है, तो उस टॉपिक को पहले मैं एक साथ खत्म करूंगा। आई बात समझ में? ऐसे करके आप अलग अलग टॉपिक को आप ऐसे उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अब भैया ये वाटर जो है वो क्लास 10th में भी दिया हुआ है, वाटर रिसोर्सेज, और ये दिया हुआ है क्लास 7th में भी वाटर। लेकिन इन दोनों के वाटर्स में अंतर है। यहां के वाटर में आपको बताया हुआ है कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इवापोरेशन वगैरह बेसिक चीजें बताई हुई हैं। लेकिन क्लास 10th में जो वाटर के बारे में बात हो रही है वो हार्वेस्टिंग के बारे में बात हो रही है, आप रिसोर्स कैसे यूज कर सकते हो। सो बेहतर यही होगा कि आप टॉपिक वाइज पढ़ें, तो पूरी डिटेल में क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। सोच के देखो, तुम 7 पढ़ रहे हो, फिर 8, 9 पढ़ोगे, 10 पढ़ोगे, आते आते भूल जाओगे। यहां तक आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग मैप्स के बारे में समझते हैं। ये मैप आपको जरूर लेना है, ओरिएंटल ब्लैक स्वॉन एटलस, इसकी जितनी लेटेस्ट एडिशन आ सके वो ले लो। और वर्ल्ड मैप से बेटा बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब देख लो, ये प्रीलिम्स के पिछले 2 साल के क्वेश्चन हैं, है ना। हाउ मेनी लैंड बॉर्डर्स, यूक्रेन, करंट अफेयर से है, आईआर वाला जो मामला मैंने बताया था, है ना। ये देखिए, ये लास्ट इस साल का क्वेश्चन है कि हिमालयन रिवर मतलब गंगा डाउन स्ट्रीम होगी तो वेस्ट टू ईस्ट कैसे नदी बह रही है, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी।
फिर अमरकंटक हिल जो है वो क्या विंध्या और सह्याद्री में कन्फ्लुएंस हो रही है, मतलब संगम है उसका या नहीं संगम है। ठीक है, पहला ही ये आंसर गलत है। तो देखो यहाँ से आपको मैप कॉन्टिनेंट वाइज चलो तो समझ में आएगा। रही बात आपके जीसी लियोंग की, ठीक है, बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया जीसी लियोंग पूरा पढ़ लें क्या, या एनसीईआरटी ना पढ़ें। तो आप ध्यान में ये रखना कि जीसी लियोंग का जो हमारा पार्ट 2 है, जीसी लियोंग, ये आप बुक देखोगे तो इसमें आप देखोगे पार्ट 1 फिजिकल ज्योग्राफी है, अर्थ, यूनिवर्स, कोस्टल, लेक्स, ये सब दिया हुआ है। फिर एक हमारा है वेदर, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। साथियों आपको पार्ट 2 पढ़ना है, पार्ट 1 नहीं पढ़ना है। पार्ट 1 आप ऑलरेडी पढ़ लोगे अपने एनसीईआरटी से, पार्ट 2 पढ़ना है जो कि बायोम्स से रिलेटेड है। और बायोम्स पे दोस्तों सवाल भी आ चुके हैं प्रीलिम्स में। बायोम्स क्या होते हैं? क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग देशों के मिला के क्लाइमेटिक रीजन, मतलब कि वहाँ का पेड़ पौधे कैसे हैं, फ्लोरा फना कैसा है, जानवर कैसा है, मॉनसून कैसा है वहाँ का। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया था बायोम से, प्रीलिम्स में ही आ गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। ठीक है, अब आपको पता है ना अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन है। ये कहते हैं कि अमेज़न के बाद दूसरी ऐसी ह्यूज फॉरेस्ट, ह्यूज रिसोर्स है जो कि सेकंड लंग है पूरे दुनिया का। पहला तो अमेज़न है और दूसरा कॉन्गो बेसिन है। तो इसका सही जवाब होगा कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सूडान और युगांडा नहीं होगा। तो ना ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेंगी। सेकंड पढ़ना और टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़, सिर्फ पार्ट सेकंड पढ़ना, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है ये पढ़ लेना, और PYQs को सॉल्व करते रहना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब आप क्या करोगे, अब देखो हमारी नोट से बेटा कैसे आए हैं प्रश्न। फॉर एग्जाम्पल सवाल आया है, ये इसी साल का है, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या ऊपर से जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उससे ज़्यादा हीट हो रहा है, या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो नीचे से आ रहा है उससे ज़्यादा हो रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन में तो दे रहा है कि ऊपर से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? अब यहाँ देखो, यहाँ हमने हीट बजट पे ये कंटेंट बनाया हुआ है, यहाँ खुद बताया हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रेडिएटेड बाय अर्थ। यहाँ खुद बताया हुआ है कि कितना अमाउंट ऑफ यूनिट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है ग्राउंड पे, और कितना अमाउंट ग्राउंड से फिर ऊपर जाता है। ठीक है, सो हीट बजट और हीट रेडिएशंस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये मैप्स के थ्रू हमने भी यहाँ पे समझाया हुआ है, और इसी के थ्रू, ये बहुत बेसिक है, ये ऐसा नहीं कि भाई अफलातूनी है कोई चीज़ हमने बाहर से निकाल कर लिख दिया और कर दिया, नहीं, ये टॉपिक में ही है, बस एक छोटे से नोट्स में हमने बता दिया है साइमल्टेनियसली। अब ये देखो, जीएस पेपर 1 में 2022 के मेंस में सवाल आया था कि ट्रोपोस्फियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक लेयर है। जो हमारे वेदर प्रोसेस होता है ना, वो ट्रोपोस्फियर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखिए हमने नोट्स में बनाया था, ये देखो, एक तो ट्रोपोस्फियर मतलब हमारे एटमॉस्फेयर पर ठीक ऊपर वाला, ठीक है, ये सरफेस है अर्थ का, ठीक ऊपर वाला ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, फिर आइनोस्फियर। अच्छा, ट्रोपोस्फियर क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखो, हमने यहां पर नोट लिखा, आप लिखोगे, सवाल है ना कि ट्रोपोस्फियर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखो, डिटरमाइन वेदर प्रोसेस हाउ, भाई हाउ। ये देखिए हमने यहां लिखा है कि ट्रोपोस्फियर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम यहां पर जो है लैंड एक्सचेंज होता है मास और एनर्जी। मतलब कि यहां पर होता है ऑल इंपॉर्टेंट क्लाइमेटोलॉजिकल और वेदर फिनोमिना, जैसे कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, फॉग होता है, हेज, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, सब कुछ ट्रोपोस्फियर पे ही फॉर्म होते हैं। और क्या है, एटमॉस्फेरिक वेरिएशंस क्या क्या आते हैं, ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बताइए मेंस में आप भैया 15 मार्क्स तो ले गए ना। नोट्स इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अभी डाउनलोड कर लेना। और सिर्फ यही नहीं, चाहे वो वोल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो वोल्केनो के डायग्राम से रिलेटेड हो, टाइप्स ऑफ वोल्केनो हो, सब कुछ हमने बना रखा है, इसमें आप आके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीडियो लेक्चर्स की। वीडियो लेक्चर्स साथियों, आज से कई साल पहले रतंजलि सोलंकी मैम की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मृणाल सर के चैनल पे। खुद एक IRS ऑफिसर रह चुकी हैं, ट्रिपल डिजिट में इनकी रैंक आई थी, 300 समथिंग, 341 शायद।
आप इनकी वीडियोस देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और समझ में आ जाएगा। जनता देखती है, दुनिया देखती है, आप भी देखिए। अमित सेनगुप्ता जी भी बहुत तगड़ा बताते हैं, उनकी वीडियो भी जाके देखिए। उनके यूट्यूब चैनल पे ज्योग्राफी से रिलेटेड फिनोमेना, कंसेप्ट सब कुछ बता रखा है। स्टडी आईक्यू और ओनली आईएएस में वीडियोस निकालते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास भाई बजट बहुत ज़्यादा है, तो एनिमेशन वीडियोस निकालते हैं। बड़े सॉलिड एनिमेशन होते हैं, मतलब विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफी, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त सॉलिड लगता है। आप देखो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखने से पहले आप अपने टारगेट को डिसाइड कर लो कि मुझे इस चीज़ की वीडियो देखनी है। ऐसा नहीं कि आप वहीं गए और वहाँ टाइम अपने 5-6 घंटे बिता दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सोर्सेज क्या होंगे ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए बेटा? एनसीईआरटी प्लस एटलस मैप प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस सिलेबस प्लस जीसी लियोंग और पीएमएफआईएस। पीएमएफआईएस अपने आप में बहुत बल्कि बुक है, तो प्लीज़ आप पीएमएफआईएस को इग्नोर कर सकते हैं अगर जीसी लियोंग नहीं पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। तो पीएमएफआईएस कहीं ना कहीं को क्रैश कोर्स भी आप हो सकता है उससे, लेकिन आप प्रेफर यही करिएगा, ठीक है। हालांकि कई लोग करते भी हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं अपने इस टाइम टेबल की, जो कि बहुत ज़्यादा अवेटेड है। साथियों, अगर आपको लगता है ना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, तो नीचे टाइम स्टैंपिंग दी हुई है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जो टाइम टेबल है 15 दिन का, आप इसको 50 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं और 90 भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टाइम टेबल बनाया हुआ है, जिसमें कि आप एक ही सब्जेक्ट को दिन भर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं तो इसको पॉलिटी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमी के साथ कर सकते हैं, ऑल्टरनेट कर सकते हैं। करना कैसे है? फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने आप लोगों को किताब बताई ही थी ऑलरेडी ऊपर, ठीक है। ये सारी, ये जो मैंने ये बुक आप लोगों को बताई थी, ये वाली, ये उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो एनसीईआरटी का पहले दिन क्या करना है? आपको एनसीईआरटी का 2nd, 3rd, 4th चैप्टर पढ़ना है। अफ्रीका की मैपिंग, ज़रूरी नहीं कि अफ्रीका की मैपिंग हो, बट कोई एक कॉन्टिनेंट ले लेना, वहाँ की मैपिंग में आपको उसके माउंटेन्स, उसके रिवर्स, इंपॉर्टेंट जो कैनाल्स होते हैं वो, और साथ में पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना है, ठीक है। ये पार्ट हमारा है जियोमॉर्फोलॉजी का। चैप्टर 5, 6, 7, 8, 2 से लेकर 8 तक हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। अफ्रीका, एशिया के मैप्स को हम ड्रॉ भी करेंगे और माउंटेन्स के थ्रू हम इसको करेंगे भी, पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए, ठीक। एनसीईआरटी अब डे 3 में आता है आपका 9, 10, 11, 12, जिसको हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर आप नॉर्थ साउथ अमेरिका के मैपिंग कर सकते हो, और अगर एक दिन में नहीं खत्म हो रहा तो इसको 2 दिन में कर दो, 3 दिन में कर दो। लेकिन आप ये देख रहे हो आपके पास एक टाइम टेबल हो गया है, वो भी सेक्शन वाइज डिवाइड, कि भैया आज 2 दिन में हम जियोमॉर्फोलॉजी कर लेंगे, 2 दिन में क्लाइमेटोलॉजी कर लेंगे, हम उसके बाद 2 दिन में ओशनोग्राफी कर लेंगे, ठीक है। फिर बायोम्स जो मैंने आपको बताया, वो एक दिन में फिनिश हो सकता है अगर आप 6-7 घंटे बैठें मैपिंग के साथ और पीवाईक्यूज के साथ, ठीक है। बेहतर ये रहेगा कि आप पीवाईक्यू पहले कर लें, ठीक है, उन चीज़ों का, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा, तो आप पढ़ने के तरीके आपके बदल जाएंगे। हमने एक दिन भी दे रखा है, इन 5 को आप बैठ के भैया रिवाइज कर लीजिए, और मैप अपने खुद से ड्रॉ करिए, पीवाईक्यू से जो कंटेंट निकल कर आ रहा है उससे रिवाइज करिए। अब फिर इंडियन ज्योग्राफी आ गई, जो मैंने आपको किताब बताई थी, उसके लिए ये टाइम टेबल है, जिसमें फिजियोग्राफी और क्लाइमेट और वेजिटेशन है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी आ गई, आपको ये करना है, आप उसको डिटेल में पढ़िए, ठीक है। लेकिन जो हमारे क्लास 6 से क्लास 10 की जो बुक है ना, उसको आप टॉपिक वाइज जाइए, जैसे कि मैंने आपको इन वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। वाटर है तो भाई वाटर 7 में भी है और 10 में भी है, तो एक ही साथ क्यों ना वाटर को हम पढ़ लें, हम क्यों बार बार 2 बार बुक से पढ़ें, पहले इन्वायरमेंट 7 खत्म करें फिर 10 खत्म करें। आई बात आपको समझ में? सो ये है पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस, ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ भी इसमें है, रिवाइज का टाइम भी मैंने आपको दे रखा है। इन केस अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप करंट अफेयर क्लब कर सकते हो, इसका टाइम कम कर सकते हो, चैप्टर 2 और 3 कर सकते हो, और 3 और 5 अगले दिन कर सकते हो। आप करंट अफेयर पढ़ लो, आप पॉलिटी पढ़ लो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो। सो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसीलिए मैंने ये चीज़ें बता रखी हैं। हालांकि 15 दिन में मैंने कर रखा है इसमें। अब ये देखो, मेंस की पीवाईक्यू एनालिसिस, ये 2023 से, हालांकि मेरे पास पूरे 10-15 साल की पीवाईक्यू है मेंस की, लेकिन क्वेश्चंस आप देख रहे हो। क्लाइमेट, फॉर एग्जांपल हम क्लाइमेट ले लेते हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड 2023 में, क्लाइमेट से रिलेटेड 2023 में, एंड देन 2022 में, एंड देन फिर 2022 में, मतलब 3-4 क्वेश्चन
एक टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ एक लौता टॉपिक क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 मार्कर्स 20 मार्कर्स, तो हम एड्रेस कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें लिखा है कि डिस्कस करिए कि क्लाइमेट चेंजेस के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे फूड सिक्योरिटी के, मतलब ट्रॉपिकल कंट्रीज के फूड सिक्योरिटी पे। अच्छा भैया, ये देखिए साउथ वेस्ट मानसून पूर्वा जिसको कहते हैं भोजपुर रीजन में, वो कैसे मतलब हमारे सिचुएशन को ठीक करता है, सीजनल विंड है, क्या प्रॉब्लम आती है उससे, ठीक है। क्लाइमेट वेदर डिस्कस करिए कि ये जो कलर कोडेड वेदर वार्निंग आती है ना साइक्लोन प्रोन की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, सीवियर टू हेवी सीवियर टू वार्मिंग टू सुपर वार्मिंग ऐसे करके आता है, उसके बारे में आप बताइए, ठीक है। आपको कवर कैसे करना है? आपको लिखना है टॉपिक, तो कॉमन क्या है यहाँ पे? क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब यूपीएससी ने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं पिछले 5 साल की बात करते हैं तो यूपीएससी ने पहले पूछा कि भाई बताओ क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो उसको ट्रॉपिकल कंट्रीज में उनके फूड सिक्योरिटी पे क्या असर होगा? अच्छा भैया, आपको आंसर लिखना है क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो ये ग्लेशियर और आइस मेल्ट हो रहा है, उस पर क्या इंपैक्ट होगा? क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस में क्या चेंज होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का जितने भी फ्लड प्रोन एरियाज हैं और उनके रेमेडी क्या हैं? ये देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट का आ गया ना। क्रायोस्फीयर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? हिमालयन ग्लेशियर श्रिंक कर रही है क्लाइमेट चेंज से, क्या इंपैक्ट करेगा? पहले ही आप इन सबों का आंसर निकाल लो, मॉडल आंसर लिख लो, टॉपर्स का आंसर देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि एक क्लाइमेट चेंज से भाई कितने सारे सवाल इन्होंने पूछ लिए हैं। तो समझ में आ गया आपको। सेम जियोमॉर्फोलॉजी से बात करें तो ये भाई टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक के बारे में पूछ रहा है, ओशनोग्राफी। फिर जियोमॉर्फोलॉजी से बात करें तो ये लैंडस्लाइड का रीजन पूछ रहा है, हिमालयन रीजन और वेस्टर्न रीजन, ठीक है। ये जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं आप इसको इंटरलिंक कर सकते हो जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो पूरा हमारा जीएस पेपर 3 में दिया हुआ है उसके आप मैनेज कर सकते हो और लिखोगे आप। सेम गोज टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, global occurrence of volcanic eruption in 2021 and their impact on regional environment, ठीक है। प्रीलिम्स का, मेंस का और साइमल्टेनियसली जीएस पेपर 3 में डीएम का भी क्वेश्चन है। जियोमॉर्फोलॉजी, व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट, क्यों कहा जाता है भाई? इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग जब ये कवर कर रहे थे इसमें ये जियोमॉर्फोलॉजी है ऑलरेडी, इसमें एशिया से रिलेटेड इसमें ऑलरेडी है। तो आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा मेरे साथियों की ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट को कैसे कवर करें। कोई भी डाउट आता है तो आपके भैया आपके पास मौजूद हैं, कमेंट करिए और एनरोल करिए, एडमिशन लीजिए। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नीचे गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। सोचिए ज्योग्राफी का हमने ऐसा बताया है, आप हमारे साथ 1-to-1 में आएंगे तो कितना मज़ा आएगा सेशन करने में, आपकी जर्नी को अच्छी बनाने में। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का बहुत डीप एनालिसिस होता है और हम करते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।